नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जुलाई की क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना। इसके अंदर जून का करंट अफेयर है। ये आपके पीएसआई एग्जाम के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है मंथ है, मान लो आप ये, ठीक है। जुलाई की और अगस्त और जो है जून की क्रोनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यूट्यूब पे करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये जो है आप ध्यान रखना, इसमें जो है मैंने हाईलाइट कर दी है लगभग चीज़ें, और कुछ जो है मैंने लाल पेन से हाईलाइट करी हुई है, मतलब उनके जो है अंडरलाइन करी है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको करना क्या है, मैं इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा भाई, ठीक है ना। मैंने डाली तब जो है कुछ अलग लेवल के कमेंट आए थे, फिर मैंने मना कर दिया। इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तो आरएस बैच के अंदर तो मैं शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा ही दूंगा, और पीएसआई बैच वाले जो हैं वो जो है आप पास में क्रोनोलॉजी है तो उस हिसाब से आप जो है हाईलाइट कर लेना, बाकी पीडीएफ वगैरह इसकी नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये जो है क्लास आप जो है देख लेना, इसको कंप्लीट करने की अपन जो है इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, तभी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और 100 कमेंट आएगी ना तो आप समझ लेना कि नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आ जाएगा। 100 कमेंट करने जो है आपके लिए ज़रूरी है, आप ये मान के चलना, ठीक है। तो चलो अपन जो है स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लगाई है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लगा दिया वही इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को नहीं लगता है, मैंने पीवाईक्यू वगैरह देखे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैंने नहीं लगाया है। अगर आपको लगता है तो आप उसको जो है एक्स्ट्रा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रकार का गाइडेंस है कि इस प्रकार से क्रोनोलॉजी को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो अपन जो है सबसे पहले पढ़ेंगे ये जो है खेल परिदृश्य, और फिर अपन पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान समारोह, यानी 44 पेज जो है निकाल लेता हूँ मैं। सबसे पहले आपको खेल परिदृश्य जो अपन पढ़ने वाले हैं। मैंने जो है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपको जो है एक बार और अंतर्राष्ट्रीय जो है ये करवाने की कोशिश करूँगा इसके अंदर, कि जब एक साथ हो जाएगा तो फिर आपको भी पढ़ने में थोड़ा जो है इंटरेस्ट होगा, और चीज़ें थोड़ी जो है ईजी हो जाएगी भैया, ठीक है। तो ये जी अपन स्टार्ट करते हैं। अपन जो है खेल परिदृश्य, सबसे पहले खेल परिदृश्य में जो है ये भारत और आयरलैंड के बीच में जो है एक T20 श्रृंखला का मैच हुआ था। 3 मैच हुए थे जिसमें भारत हार गया था, और ये और आयरलैंड के अंदर सीरीज हुई थी। भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर है, और आयरलैंड के जो है टक्कर देने के लिए जो है टक्कर आए थे, यानी आयरलैंड के कप्तान का नाम टक्कर था। हालांकि इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आजकल क्रिकेट से क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। बेलाफास्ट के अंदर हुआ था। इनमें एक जो है नाम आपको याद रखना है, जय मुंदड़ा का, जो अपन राजस्थान वाले करंट अफेयर के अंदर पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भारत और आयरलैंड के बीच में T20 सीरीज हुई थी, जहाँ पर भारत क्लीन स्वीप से एक हार के आ गया था श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, और कोच तो आपको पता ही है, ठीक है ना। फिर ये देखो भारत और अफगानिस्तान जो है, भारत और अफगानिस्तान का एकमात्र टेस्ट मैच हुआ था जिसमें भारत ने जो अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। भारत के कप्तान जो है ये मोहम्मद शुभमन गिल थे, और अफगानिस्तान के हजमतुल्ला शाहिदी थे। 300 रनों से जो है इसको अफगानिस्तान को पराजित किया था, और टेस्ट क्रिकेट में ये सबसे बड़ी जो है जीत थी। राहुल ने यहाँ पर जो है 100 रन बनाए थे, जो कि कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अफगानिस्तान के साथ में एक टेस्ट मैच हुआ था, मुलामपुर टीम चंडीगढ़ के अंदर ये मैच हुआ था, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर जो है, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि मानव स्टार जो अपने गंगानगर के हैं, उन्होंने टेस्ट में पदार्पण करके 5 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। भारत और अफगानिस्तान के साथ में 3 वनडे मैचों की सीरीज भी हुई थी। मैं जल्दी से पढ़ूंगा ताकि आपको जो है चीज़ें याद, और कम समय के अंदर अपन 1-2 घंटे के अंदर इसको कर लें, ठीक है। तो 3 वनडे मैचों की सीरीज हुई थी, जिसमें भारत ने, चूंकि वहाँ पर जो है रोको आ गए थे रोहित शर्मा विराट कोहली, तो इसलिए मान लो आप ये सोच लो कि 3-0 से जो है हमने जो है अफगानिस्तान को हरा दिया था। शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा 238 रन बनाए थे। बाकी इसमें कोई चीज़ें याद रखने वाली बात नहीं है। तो एक नंबर आयरलैंड वाला, दूसरा अफगानिस्तान वाला, दोनों चीज़ें आपके जो है दिमाग से एकदम सेट हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पर अपन बात करेंगे फ्रेंच ओपन के बारे में, ठीक है ना। ये एक इनका बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये निखिल जो है, निखिल नाम के जो है क्रिकेटर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू मैच में 17 जून 2026 को बांग्लादेश के खिलाफ T20 श्रृंखला में डेब्यू कर रहे हैं, और ट्रेविस हेड की जगह ये आ गए थे। तो निखिल जो है ये ट्रेविस हेड की जगह हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए भारत में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है। पहले वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन का 125वां संस्करण है, ग्रैंड स्लैम है श्रेणी इसकी, वर्ष का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। पुरुष एकल विजेता में आप ध्यान रखना अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, जो कि जर्मनी के हैं, और उप विजेता इसके अंदर कोबाली रहे थे, यानी ज्वेरेव और कोबाली, 2 नाम याद रखने हैं आपको। ज्वेरेव विजेता थे, ज्वेरेव जीतते थे, जैसे ज्वेरेव जैसे जीतना, और कोबाली इसके अंदर उप विजेता रहे थे। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है इसके अंदर। महिला एकल विजेता जो है एंड्रीवा थी, और जो है माजा चवान लिस्का ये जो है उप विजेता थी। कैसे याद रखोगे कि माजा यानी जो है मतलब
अच्छा नहीं लगा यार, हार के मज़े नहीं आए। ठीक है, तो वो वाली बात है कि मज़ा 44 का जो है ये हार गई थी। और मीरा एंड्रीवा जो है, मीरा तो अपनी लाइफ में वैसे भी आप इसको मतलब रिलेट कर सकते हो कि अपनी लाइफ में वैसे भी जीती थी। तो फ्रेंच ओपन के अंदर जो है क्या हो गया, मीरा एंड्रीवा जो है ये जीत गई थी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं जो कि विजेता रहे थे, ज्वेरेव और जीत गए थे। और कोबाली जो है यहाँ पर हार गए थे। फ्रेंच ओपन के बारे में इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर है ये एक निशानेबाजी से रिलेटेड एक जो है विश्व कप होता है, ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी जो कि सुहेल जर्मनी के अंदर होता है। अंडर 20 आयु वर्ग के लिए ये हुआ था, जिसमें भारत ने जो है टोटल जो है इसमें 24 पदक जीते थे। ठीक है ना, 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक। क्या आप सभी को नाम याद रख सकते हो? जी नहीं। अपने लिए स्वर्ण पदक इंपॉर्टेंट है, या फिर अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 24 पदक इंपॉर्टेंट है कि कितने पदक भारत ने जो है ISSF जूनियर विश्व कप के अंदर जीते थे। जर्मनी के अंदर हुआ था, 24 पदक जीते थे, 7 स्वर्ण जीता था, 8 रजत, 9 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है ना, मैं तो कहता हूँ आप 7 ये भी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको नाम देखने हैं तो देख सकते हो भी कि प्रीतम केंद्रे, रोहित कान्यान, जो कि कोई इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगता है, आप एक बार पढ़ सकते हो भी। ठीक है ना, उलान बटोर जो कि उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग जो सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट ये हुआ था। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, जहां पर भारत ने जो है टोटल 17 पदक जीते, 8 स्वर्ण और 9 कांस्य पदक जीते थे। यानी उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने टोटल 17 पदक जीते थे, 8 और 9 याद रखना, मंगोलिया के अंदर ये उलान बटोर ओपन सीनियर वाला। ठीक है, उसके बाद में पदक विजेता में आप जो है इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, एक का नाम सुनील कुमार है जिन्होंने 87 किलोग्राम वर्ग में जीता था। दीपक भी है, और महिला जो है स्वर्ण पदक में मनीषा भानावाली, ये इनका नाम जो है चर्चा में रहता है, इसलिए आप जो है ध्यान रखना। दीपक का नाम चर्चा में रहता है, इसलिए आप जो है इसके अंदर जो है थोड़ा सा ध्यान रखना भी कि उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती जो है टूर्नामेंट के अंदर ये इतने खिलाड़ी नाम आते हैं। फिर अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन है जो कि 500 सुपर 500 के अंदर ये होता है। यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है कि 100% नहीं करना है अपन को। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो। भारत की जो PV सिंधु है महिला एकल के सेमीफाइनल तक इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर पहुंची थी। विजेता पुरुष एकल विजेता आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, LV फरहान है। उप विजेता यहाँ पर जो है तियान याओ थे, और महिला एकल विजेता अकाने यामागुची। उप विजेता जो है यहाँ पर चोचू वोंग जो है उप विजेता रही थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि भारत की ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये सुपर 500 होती है, और PV सिंधु जो है इसके अंदर सेमीफाइनल में जाके हार गई थी। पुरुष एकल विजेता में फरहान जीतते हैं, और उप जो है यहाँ पर उप विजेता रहते हैं वो तियान रहते हैं। महिला एकल विजेता में यामागुची जीती है, और चोंचुंग वोंग नाम की कोई महिला थी वो हार जाती है भैया। ठीक है, USA ओपन बैडमिंटन आता है। USA ओपन बैडमिंटन नहीं, ये सुपर 300 होता है USA। ठीक है ना, पुरुष एकल विजेता इसमें जो है सुली यांग नाम के व्यक्ति हैं, चीनी ताइपेई, वो जीत जाते हैं। और भारत के किदाम्बी श्रीकांत को हराकर पुरुष एकल खिताब, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किदाम्बी श्रीकांत का नाम चर्चा में रहता है, और ये भारत के खिलाड़ी है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किदाम्बी श्रीकांत को आपसे ये पूछा जा सकता है कि USA ओपन बैडमिंटन एकल जो है पुरुष विजेता कौन है, जिन्होंने किसको हराया था, तो ये है सुलियांग है। सुलियांग ने जो है ये USA के अंदर जो है ओपन बैडमिंटन जीता था, सुपर 300 था। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को इन्होंने हराया था। ठीक है ना, और किदाम्बी का जो है ये 2017 के फ्रेंच ओपन के बाद पहला BWF वर्ल्ड टूर फाइनल था। महिला एकल विजेता इसमें जो है लाइन देखो, लाइन क्रिस्टोफरसन थी। भारत की देविका सहवाग इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची थी, वह सेमीफाइनल में लाइन क्रिस्टोफरसन से हार गई थी। और नाल वान तोवा, ठीक है ना, इनके नाम इतने बड़े बड़े हैं, नाल वान तोवा जो है इसके अंदर विजेता रही थी। लेकिन अपने लिए US बैडमिंटन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किदाम्बी श्रीकांत हार गए थे, और सुलिंग यांग है वो क्या हो गए थे, जीत गए थे भी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आ जाता है अपने पास में विश्व मुक्केबाजी कप। ठीक है ना, क्या आता है, विश्व मुक्केबाजी कप। मुक्केबाजी कप का जो है ये दूसरा चरण था। सबसे पहली बात ये हुआ कहाँ पर था, तो गुइयांग चीन के अंदर हुआ था। भारत का प्रदर्शन आपको ध्यान रखना है, भारत ने टोटल 6 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक जीता, 3 रजत और 2 कांस्य। अब आपसे पूछा सकता है स्वर्ण पदक किसने जीता, तो उसका नाम याद रख लो आप, ज्योति गुलिया। देखो भाई, एक याद रखना ईजी है, तो महिला के 48 किलोग्राम में ज्योति गुलिया ने 48 किलोग्राम में क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। यानी ज्योति गुलिया ने इतना खतरनाक मुक्का मारा कि वो स्वर्ण पदक ही लेके आ गए थे। भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 रजत और 2 कांस्य पदक इसमें जीत जाते हैं। फिर अपने पास में आता है अंडर 18 हॉकी एशिया कप, जो कि महिला और पुरुष दोनों का था। अंडर 18 हॉकी के मामले में जो है भारत, ये हुआ था जापान के अंदर। पुरुष वर्ग में भारत ने मेजबान जापान को हराया था, तीसरी बार भारत ये खिताब जीतता है। पाकिस्तान ने मलेशिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक प्राप्त किया, जो कि कोई काम की बात नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अंडर 18 हॉकी एशिया कप है, इसके अंदर भारत ने जापान को हराया था। भारत जो है तीसरी बार जीता था। ठीक है ना, पुरुष टीम के कप्तान केतन कुशवाहा है। ये देखो भाई, लिखना पड़ता है लेकिन ये नहीं पूछेंगे। ठीक है ना, केतन कुशवाहा जो है भारतीय टीम के कप्तान थे। महिला वर्ग के फाइनल में चीन ने जापान को 2-1 से हराकर, यानी महिला देखो अंडर 18 जो है हॉकी एशिया कप है,
यानी अंडर 18 हॉकी एशिया कप महिला और पुरुष जो है इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ पर आप लगा लो मेल, और मेल के अंदर विजेता कौन रहा था, इंडिया यहाँ पर विजेता रहा था और जो है जापान यहाँ पर हार गया था। ठीक है, वैसे ये देखो जापान के आगे जो है क्रॉस लगा दो, इंडिया के आगे ये गुड का जो मार्क लगा दो। जब आप फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में जो है चीन जो है यहाँ पर जीत जाता है और जो है यहाँ पर बांग्लादेश जो है जापान जो है हार जाता है। ठीक है, तीसरा स्थान भारतीय टीम ने दक्षिणी कोरिया को हराकर जो है कांस्य पदक भारतीय टीम महिला टीम ने जो है यहाँ पर प्राप्त किया था। चौथा जो है ये FIH हॉकी महिला नेशंस कप होता है, FIH जो भी है हॉकी महिला नेशंस कप 2025-26 के अंदर है, ये चौथा इसका संस्करण है, वह न्यूजीलैंड के अंदर था। टोटल 8 टीमें इसके अंदर भाग लेती है FIH हॉकी महिला नेशंस कप के अंदर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि FIH हॉकी महिला विश्व कप यानी FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2025 और 26 का जो है चौथा संस्करण किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। और किसको हराकर जीता है, तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। इतनी बात इसमें याद रखनी है, नेशंस कप नाम आ जाए तो भारत जीतता है, न्यूजीलैंड को हराता है। नेशंस कप महिला नेशंस कप आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट ये है कि टूर्नामेंट के व्यक्तिगत जो स्कोर इसमें क्या है। भारतीय महिला टीम के कप्तान जो है सलीमा टेटे हैं। व्यक्तिगत स्कोर में दीपिका शेरावत भारत और एशले सेंसा ये लगा दिए ऐसे कि दीपिका शेरावत ने यहाँ पर जो है इसके अंदर सर्वाधिक जो है ये मतलब हॉकी के अंदर जो है स्कोर किया था। ठीक है, उसके बाद में ये देखो टेबल टेनिस के अंदर दिव्यांशी भौमिक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दिव्यांशी भौमिक का नाम जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये WTTF फीडर प्रिस्टिना 2026 डबल इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। 1 जून 2026 को 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक ने कोसोवो के प्रिस्टिना में आयोजित WTT फीडर प्रिस्टिना, जी हाँ थाने प्रिस्टिना नाम दिखा है तो थाने के याद रखना है, दिव्यांशी भौमिक याद रखना भी कि WTT फीडर प्रिस्टिना 2026 में महिला एकल खिताब जीतकर जो है ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये फीडर महिला एकल जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला है, यानी विश्व की तो दूसरी है और भारत की सबसे पहली है। विश्व स्तर पर यह जापान की मीवा हरीमोतो के बाद WTT फीडर महिला एकल जीतने वाली दूसरी महिला युवा खिलाड़ी बन गई है। महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता था। इन्होंने दिव्यांशी भौमिक ने फाइनल में चीन की ताइपे की ये ही तियान को हराकर जो है ये जीत लिया था। मैं तो सिर्फ इतना याद रखने को बोल रहा हूँ, दिव्यांशी भौमिक जी हाँ ही नाम आवा है WTT फीडर प्रिस्टिना, तो आप जो है यही बोल देना कि दिव्यांशी भौमिक WTT फीडर प्रिस्टिना डबल के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने पास में महिला युगल में भी जीता स्वर्ण पदक इन्होंने, यानी महिला जो युगल है ना उसमें भी उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता कि सिंड्रेला दास के साथ मिलकर जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया था। किसको हराया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साचियाकी और कोकुना मुरामुत्सु को जो है हरा देते हैं वो, यानी आपको ध्यान रखना है दिव्यांशी भौमिक का नाम जो कि WTT फीडर प्रिस्टिना 2026 के अंदर डबल स्वर्ण 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, एक तो एकल के अंदर जीते हैं और एक डबल के अंदर जो है ये किसके साथ मिलकर जीतते हैं, तो वो जीतते हैं सिंड्रेला दास के साथ में मिलकर। ठीक है ना, फिर आता है अपने पास में सेफ महिला चैंपियनशिप। सेफ जो महिला चैंपियनशिप है इसका आयोजन मारमागांव गोवा के अंदर हुआ था। 8वां संस्करण था, 6 टीमें भाग लिए थी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराया था, यानी सेफ महिला चैंपियनशिप भी भारत ने जीती है। ठीक है, ये भारत ने छठा खिताब जो है लगातार जीता है, कंटिन्यू मतलब ये रिकॉर्ड छठा खिताब जो है ये भारत का रहा है। अंताल्या तीरंदाजी विश्व कप जो कि स्टेज 3 है, कोई काम की बात नहीं है, 2 स्वर्ण पदक इसके अंदर आ जाते हैं भारत के। और दोनों कौन लेके आते हैं, वो भी धीरज बोम्बा देवरा और एक जो है यहाँ पर आता है कुमकुम अनिल, दोनों मिलके ले आते हैं, जो कि कोई काम की बात मेरे को नहीं लगती है। स्टेज 1 स्टेज 2 इसके कई स्टेज होते हैं, ये आप भी पढ़ लेना खुद ही। ठीक है, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट जो है नहीं लगता, मैं नहीं नया तो पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ। एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एशियन के अंदर जो है ये डबल स्क्वैश जो चैंपियनशिप 2026 के अंदर हुई थी, ये हुई थी मलेशिया के अंदर। ठीक है, इसमें भारत ने 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते थे, और जो स्वर्ण पदक जीता था उसका नाम था अभय सिंह वेलावन सेंथिल कुमार ने जो है ये क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता था स्क्वैश के अंदर, स्क्वैश चैंपियनशिप के अंदर अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने। कांस्य पदक महिला युगल के अंदर जोसन चिनिपा और राधिका सिलन ने जीता था, और कांस्य पदक जो मिश्रित युगल है वो किसने जीता था, जोसन चिनिपा और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, आयोजन ध्यान रखना मलेशिया के अंदर हुआ था। भारत ने 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते थे। 1 स्वर्ण पदक जीता था वो सेंथिल कुमार ने और अभय सिंह ने जीता था, और 2 कांस्य पदक जीते थे वो जोसन चिनिपा राधिका सिलन, और मिश्रित युगल के अंदर जोसन चिनिपा वेलावन सेंथिल कुमार ने जो है क्या जीते हैं भैया, स्वर्ण पदक जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है 65वीं राष्ट्रीय, ये कौन सी है, 65वीं है, राष्ट्रीय भी है अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 है, जिसका आयोजन ओडिशा के अंदर हुआ था। एथलेटिक्स चैंपियनशिप है,
राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय राज्यों के बीच में टोटल 58 स्पर्धाएं इसके अंदर हुई थी। पहला स्थान तमिलनाडु का रहा था जिसने जो है टोटल 20 पदक जीते। उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा था 20 पदक जीते, और हरियाणा का तीसरा स्थान रहा था जिसमें 15 पदक जीते थे। राजस्थान अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि पदक तालिका में राजस्थान का स्थान 14वां था जिसमें 2 रजत 4 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते, यानी राजस्थान ने गोल्ड पदक नहीं जीता था। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता या चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ओडिशा के अंदर किया गया। तमिलनाडु 1 पर, उत्तर प्रदेश 2 पर, हरियाणा 3 पर, राजस्थान टोटल जो है ये 14वें स्थान पर रहता है जिसमें टोटल 6 पदक जीतता है। 2 इसमें जो है रजत और 4 कांस्य पदक जीतते हैं। ठीक है। एनसी सोजन महिला लॉन्ग जंप जो केरल की है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 6.88 मीटर कूदकर। सर्वेश कुमार जी जो कि पुरुष हाई जंप में महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने 2.31 मीटर ऊंचा जो है कूदकर रिकॉर्ड बनाया है। अनुष्का यादव का नाम याद रखना है, महिला हैमर थ्रो के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा 67.02 मीटर फेंक कर जो है रिकॉर्ड बना लिया है। देव मीना पुरुष वॉल टाइम मध्य प्रदेश के हैं, इन्होंने जो है 5.6 मीटर कूद कर जो है ये रिकॉर्ड बना लिया है। और सिंधु श्री का नाम भी आपको याद रखना है, कर्नाटक के, जिन्होंने 4.2 मीटर की कूद के साथ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जो एथलेटिक्स प्रतियोगिता है इसका आयोजन उड़ीसा के अंदर किया गया था। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद में राजस्थान का स्थान 14वां आता है। 2 पदक और 4 इन टोटल 6 पदक राजस्थान इसके अंदर जीत जाता है। और ये कुछ नाम है, सर्वेश कुमार है, एनी सोजन है, अनुष्का यादव है, देव मीना है, सिंधु श्री है, जो कि आपको एक बार पढ़ने हैं, याद रखने हैं, ये कोई काम की बातें नहीं है। ठीक है ना। राजस्थान के खिलाड़ी कौन हैं? वो प्रवीण कुमार जी हैं और यशवीर सिंह हैं, उमा चौधरी है, राहुल बलोदा है, राजस्थान के मिश्रित में भी जीते थे। ये कोई काम की बातें जो है नहीं आती है। ठीक है। उसके बाद में न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 जो कि ताइपे के अंदर होती है, और भारत टोटल जो है ये 2 स्वर्ण पदक जीता है। शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीता है भारत, इसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है जो कि महिला मिश्रित के अंदर ये आ जाती है। एशिया रिले चैंपियनशिप 2026 आती है। दूसरा इसका संस्करण हुआ था, चीन के अंदर ये आयोजित की गई थी। और रिले चैंपियनशिप के अंदर बाद में और क्या आता है इसके अंदर, भारत की उपलब्धि, भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 3 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य। महिला 4x100 मीटर रिले के अंदर जो है ये स्वर्ण पदक आता है, और रजत और कांस्य आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो रिले चैंपियनशिप चीन के अंदर हुआ था, भारत ने टोटल 3 पदक जीते थे, 1+1+1 जीता था। जीबी हर्षवर्धन है जो कि भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर है, चेन्नई के हैं। ये 22 वर्षीय जीबी हर्षवर्धन ने आधिकारिक रूप से ग्रैंड मास्टर का खिताब अर्जित कर लिया। 97वें ग्रैंड मास्टर जो है भारत के बने हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है जीबी हर्षवर्धन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट है जो कि प्रज्ञानंद बने हैं पहली बार चैंपियन। ठीक है। आर प्रज्ञानंद के अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट किमर को हराकर 18 अंक के साथ जीता है। नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय बन गए कौन? भी आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। प्रज्ञानंद जो है ये नॉर्वे शतरंज जीतने वाले, नॉर्वे जो ये शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले प्रज्ञानंद पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है ना। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिब्बी सारा असोबायोएबा ये जो है जीत गई है अभी। ठीक है। ये आप जो है ध्यान रखना। उसके बाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप आती है जिसका पहला संस्करण था, अहमदाबाद गुजरात के अंदर होती है। आधिकारिक शुभंकर वीर द लाइन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। 79 देशों के साथ 522 खिलाड़ी आए थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कौन कौन सी स्पर्धाएं हुई थी? योगासन हुआ था, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, आर्टिस्टिक ग्रुप, रिदमिक पेयर इवेंट्स भी हुए थे। सब जूनियर वर्ग, सीनियर वर्ग, विभिन्न वरिष्ठ आयु वर्ग में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। भारत टोटल 102 स्वर्ण पदक और 9 रजत और 3 कांस्य पदक, कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहता है। जापान और अर्जेंटीना का दूसरा और तीसरे स्थान पर रहते हैं। कुल 31 देशों ने कम से कम 1 पदक जीता है, जबकि 10 देशों ने कम से कम 1 स्वर्ण पदक हासिल किया है। चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ जो एथलीट थी वो नबीला बाराज अर्जेंटीना की थी भैया। ठीक है ना। अर्जेंटीना ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते जो कि तीसरे स्थान पर रहते हैं। विशेष तथ्य ये था कि नेपाल व उज्बेकिस्तान पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहने के बावजूद नेपाल कुल 52 पदकों में के साथ कुल पदक संख्या के मामले दूसरा सबसे सफल देश रहा है। उज्बेकिस्तान 25 पदकों के साथ छठे स्थान पर जो है ये रहा है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये अपना स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर करंट अफेयर जो है इधर से कुछ भी नहीं है। जैसे ये देखो कि 4 जून 2026 को श्रीलंका के युवा जेवलिन थ्रोवर रुमेश थरंगा पथिरागे ने रोम डायमंड लीग 2000 पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में कितनी दूरी भाला फेंकर जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो 92.65 मीटर भाला जो है फेंकर जीत गए हैं। फ्रांस के शीर्ष फुटबॉलर, जो कि कोई काम की बात यहाँ पर मेरे को नहीं लगती है, ठीक है, जो कि मैंने नहीं पढ़ाए हैं कहीं पर भी, ठीक है। एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 17 जून 2026 को जर्मनी के खिलाफ FIH प्रो लीग मैच में अपना 413वां मैच खेलकर कौन खिलाड़ी भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाले हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम मनप्रीत सिंह है, जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना, जो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है।
उसके बाद में 6 से 7 जून 2026 को टोक्यो जापान में संपन्न WR महिला शतरंज टूर 2026 एशिया लीग में रैपिड शतरंज जो है खिताब किसने जीता है, तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, जो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और ये जो है अपना स्पोर्ट्स वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में कुछ नई नई नियुक्तियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो, जनरल धीरज सेठ भारतीय थल सेना के, जो भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं, जो आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31वें थल सेना अध्यक्ष हैं, धीरज सेठ बन गए हैं, ठीक है ना। और इनके बारे में कोई इतनी ज़्यादा अपन को याद नहीं रखनी है। फिर आता है सुंदरराज पी बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक। जो अपनी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो उनका नाम है सुंदरराज पी बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं, तो सुंदर राज पी बने हैं, ठीक है ना। फिर है एन जे एन जो है ये इसरो के लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर के नए निदेशक बने हैं। ये भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जो है इसरो के लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर के नए निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं भाई एन जैन साहब जो है ये बन गए हैं। ये बात ध्यान रखना कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें 2025 में विज्ञान भवन के विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी बात आप जो है ध्यान रखना कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से भी उनको जो है सम्मानित किया जा चुका है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में जो है अध्यक्ष और 3 सदस्य की नियुक्ति हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला है। IIM कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉक्टर जो है साइबल चट्टोपाध्याय को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और प्रोफेसर जो है शुभव्रत दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधव मुकुंद को सदस्य नियुक्त किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हुई है। IIM कोलकाता के पूर्व निदेशक डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय को जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके अंदर 3 सदस्य जो है शुभव्रत दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद को जो है सदस्य नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है ये 2005 के अंदर स्थापित। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सांख्यिकी की प्राथमिकता है। ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2005 के अंदर इस आयोग की स्थापना की गई थी। सौरभ विजय भारत AI मिशन के CEO बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत AI मिशन के CEO जो है CEO कौन बने हैं, तो ये ध्यान रखना है कौन, सौरभ विजय जो है भारत AI मिशन के क्या बने हैं भाई, भारत जो AI है उसके क्या बने हैं, CEO बने हैं, ठीक है ना। यानी सौरभ जो विजय ये भारत AI के क्या बन गए हैं, मिशन के CEO बन गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत AI मिशन क्या है, अब देखो इंडिया AI मिशन क्या है। ये जो मिशन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू, इस मिशन को 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से किया गया था। कुल परिव्यय इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए है 5 वर्षों के लिए। 7 स्तंभ है इसके अंदर। AI इंडिया कंप्यूट है, डेटाबेस प्लेटफॉर्म है, AI कोर्स है, फाउंडेशन मॉडल्स है, फ्यूरिकल्स है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सेफ एंड जो है ट्रस्टेड अवार्ड है। तो ये AI मिशन है, जो कि इतना ज़्यादा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि भारत AI मिशन के CEO कौन बने हैं, तो वो विजय करके जो नाम उनका है वो बने हैं। और सौरभ विजय जो है इनका नाम आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ आपके टाइम वेस्ट नहीं हो और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं और आप जो है इनको बार बार पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा। लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। CBSE के नए अध्यक्ष बन गए हैं। RBSE के अपन पढ़ेंगे जो है हनुमान सिंह राठौड़ है, वो अपन राजस्थान वाला करंट अफेयर पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा आपको। लोखंडे जो है ये लोखंडे प्रशांत सीताराम जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBI जो है इसके क्या बन गए हैं, नए अध्यक्ष बन गए हैं, जो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने राहुल सिंह का स्थान ले लिया है भाई, ठीक है। पहले राहुल सिंह थे, उनका स्थान ले लिया है। वर्तमान में जो है ये प्रशांत सीताराम जो है ये CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जो कि आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 37 मुख्य न्यायाधीश सहित जो है टोटल न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश हमारे जो है ये सूर्यकांत साहब है। मई 2026 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश द्वारा स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर जो है ये 38 से कर दी, 38 की गई थी। 38 जो है ये की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें एक ये 5 जो न्यायाधीश नियुक्त किए हैं उसमें एक न्यायाधीश इंपॉर्टेंट आ जाते हैं अपने लिए, वो ये है कि जो V मोहना है ना, सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में दूसरी महिला है जिन्हें सीधे, ठीक है, बार से न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पहले 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा को भी बार से जो है नियुक्त किया गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी महिला जो है न्यायाधीश कौन है जिनको सीधे बार से ही जो है न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो वो कौन आ जाती है, V मोहना है। पहले 2018 के अंदर जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, ठीक है ना। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय है, जो कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में, ठीक है,
किस हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को किस जो है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव जो है ये प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है? श्रीमती न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय जी है, जो कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल है राजीव गई, जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके क्या बन गए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है उसके सैन्य सलाहकार बन गए हैं राजीव गई, जिनका आपको नाम ध्यान रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो है ये है अपने, ठीक है ना। डीके शिव कुमार जो है कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। व्यक्तिगत रूप से 18वें मुख्यमंत्री है। थावरचंद गहलोत जो है वहाँ के राज्यपाल है, जिन्होंने उनको शपथ दिलाई थी। डीजी परमेश्वर, डॉक्टर जी परमेश्वर वहाँ के ये उप मुख्यमंत्री है। कनकपुरा जो है ये निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार विधायक बने डीके शिव कुमार, जो कि कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री, व्यक्तिगत रूप से 18वें हैं। थावरचंद गहलोत वहाँ के जो है राज्यपाल है, और जी परमेश्वर वहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कुल 224 जो है यहाँ पर क्या है निर्वाचित सीटें हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। उसके बाद में मैंने कहा था विमल एन पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण के न्यायाधीश निर्वाचित हो गए हैं। भारत के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के राज्यों की 36वीं बैठक में भारतीय विधिवेत्ता है डॉक्टर विमल एन पटेल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश जो है उनको चुना गया है। भारत के वर्तमान प्रतिनिधि जो है नीरू चड्डा का स्थान वो लेंगे। ये आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आ गया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण के न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, तो भारत के हुए हैं और भारत के नाम है, उनका नाम क्या है? विमल एन पटेल इनका नाम है, जो आपको ध्यान रखना है। विवेक अग्रवाल साहब है, जो कि एफटीए के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एफटीए क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि सचिव हमारे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को इसका जो है नया अध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। ये जो है गाइल थॉम्सन जो है उसका स्थान लेंगे। वर्ष 2010 से जो एफटीएफ का सदस्य है भारत, ये भी आपको ध्यान रखना है। एफटीए क्या होता है? 1989 के अंदर G7 देशों द्वारा इसका गठन किया गया था। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। भारत 2010 के अंदर सदस्य बना था। टोटल 40 देश इसके सदस्य है। 2 क्षेत्रीय संगठन है और सरकारी निकाय है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित ये जो है करने वाली संस्था है, ठीक है। ये इतनी बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है भैया। चलो फिर नेक्स्ट जो है अपन नीलकंठ मिश्रा के बारे में पढ़ते हैं। नीलकंठ मिश्रा जो कि वर्ल्ड बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक जो है ये अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है नीलकंठ मिश्रा जी का, ठीक है। नीलकंठ मिश्रा जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कार्यकारी निदेशक नियुक्त हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें अपॉइंट किया है और ये जो है 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। परमेश्वर अय्यर का स्थान इन्होंने ले लिया। 3 बातें याद रखनी है। नीलकंठ मिश्रा वर्ल्ड बैंक के अंदर कार्यकारी निदेशक 3 साल तक रहेंगे। परमेश्वर अय्यर ने इनका परमेश्वर अय्यर की जगह जो है ये क्या ले लिया, उन्होंने स्थान ले लिया है। डॉक्टर खलीलुर रहमान है, जो 81वीं यूएन महासभा हुई थी उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये खलीलुर रहमान कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के वर्तमान में विदेश मंत्री है। इतना ही नाम इनके बारे में याद रखना है, बाकी कोई चीज़ याद नहीं रखनी है। महासभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है प्रत्येक वर्ष गुप्त मतदान द्वारा ये होता है, यानी यूनाइटेड नेशनल असेंबली जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसके 81वीं बैठक है, उसके अध्यक्ष जो है ये कौन? खलीलुर रहमान जो है नियुक्त किए गए हैं, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री है वर्तमान सरकार के अंदर, ठीक है। ये जो है भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्ति की गई है, ठीक है, जो कि अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कब कौन से देश के आईएएस थे, कब नियुक्ति की गई थी, जो है उन देशों की राजधानी क्या है। लेकिन थोड़ा सा देखो, युद्ध गौरव श्रेष्ठ नाम के व्यक्ति हैं जो राजदूत नियुक्ति है ईरान के अंदर, तो ऐसे याद रखते हो भी कि युद्ध जो है सबसे ज़्यादा ईरान के अंदर होते हैं अभी फिलहाल के अंदर, तो ये युद्ध गौरव जो है ईरान के अंदर नियुक्ति हुई। विपुल जो है ये क्या है, थोड़े से विपुल जो है इतने पैसे इनके पास में अरब तो ये जो है अरब सऊदी अरब के अंदर इनको नियुक्त किया गया। ये 2 नाम मेरे को ठीक ठाक लगे, मतलब इंपॉर्टेंट लगे, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देख लेना भी, ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने देशों के आप जो है ये याद करोगे, जो चीज़ अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपन जो है प्रायोरिटी देंगे। केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम है जॉर्ज कुरियन, अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे का कारण था कि उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो गया था। संवैधानिक प्रावधानों के तहत संसद सदस्य न रहने पर मंत्री पद छोड़ना अनिवार्य है। ये आपको पता ही है, आर्टिकल 75(2) कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 6 महीने तक जो है मंत्री बना रह सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ती ही है। आर्टिकल 75 जो है पॉलिटी के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं। तो जॉर्ज कुरियन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो क्या थे? केंद्रीय राज्य मंत्री थे, ठीक है ना, केंद्रीय राज्य मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से क्या दे दिया भाई? इस्तीफा दे दिया है, ठीक है।
उसके बाद में डॉक्टर सुभाष कश्यप जी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इन्होंने प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और संसदीय मामलों के विद्वान थे जिनका निधन हो गया है। 7वीं 8वीं और 9वीं लोकसभा के अंदर ये महासचिव पद पर भी रहे हैं, ठीक है ना। इनके बारे में कथन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है ये डॉक्टर सुभाष कश्यप जी के बारे में सत्य नहीं है। हाल ही में इनका निधन हो गया था, 97 वर्ष की आयु में हुआ था, 4 जून को हुआ था। 7वीं 8वीं और 9वीं लोकसभा के अंदर ये महासचिव भी रहे थे और एक साथ एक चुनाव समिति के सदस्य जो कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुई थी। कल मैंने एक टेलीग्राम में न्यूज़ डाली थी, इनकी एक आत्मकथा, ये अगर आपको पता हो तो उसका कमेंट करना, फिर जो है सही होगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो है एक समिति वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो हुई थी, एक साथ चुनाव कराने के लिए जो समिति बनी थी उसके सदस्य भी ये नियुक्त हुए थे। पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है, ठीक है। और इनकी कुछ पुस्तकें भी है, जैसे मान लो अवर कॉन्स्टिट्यूशन और अवर पार्लियामेंट जो है, इनमें प्रमुख इनकी पुस्तकें भी आती है। ये भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जगन्नाथ प्रसाद जी हैं, इनका इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जसपाल राणा हैं जो कि भारतीय निशानेबाज और कोच थे जिनका निधन हो गया है, ठीक है। बतौर खिलाड़ी प्रमुख खेल संप्रदाय 8 पदक जीते हैं। जसपाल राणा के बारे में इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, आप पढ़ लेना भी अपने आप से, ठीक है ना। उसके बाद में अपने पास में आते हैं पीएम मोदी, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। कोई स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। 10 जून को ये बने थे, तो ये भी तारीख आपको इंपॉर्टेंट रखनी है। 4399 दिन तक इन्होंने कार्यकाल किया। जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड जो है पीछे छोड़ दिया है। जवाहरलाल नेहरू 4398 दिन तक वो रहे थे, लगातार रहे थे और लगातार ये रहे, लगातार के मामले में जो है छोड़ दिया। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1946 से जो है ये क्या है मतलब अपॉइंट हुए थे, ठीक है ना। तो ये जो है लगातार के मामले में इन्होंने जो है पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने जो है टोटल अगर आप देखा जाए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लगभग जो है 9000 दिनों से अधिक का कार्यकाल जो है ये किया है, ठीक है। कुल कार्यकाल के आधार पर जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक लगभग जो है 6131 दिन अब भी सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं। मोदी ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है, जो कि आपको याद रखने हैं। सिक्किम जो है ये देश की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बन गई है। 100% डिजिटल और कागज रहित न्यायपालिका। तो सिक्किम के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि सिक्किम पहली पेपरलेस जो है ये न्यायपालिका बन गई है अभी, ठीक है। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया द स्टोरी ऑफ पीएन पनिकर, ये पुस्तक पीपी सत्यन की लिखी गई है। जस्ट बीइंग ए मेमोरियल रोमिला थापर की पुस्तक है, जो कि आपको याद नहीं रखनी है इतनी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई पुस्तक इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगे तो आप पढ़ लेना। मैंने तो इसमें जो है क्रॉस कर दिया है अभी, ठीक है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ें लिखी मतलब हाईलाइट करी है जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है PYQ मैंने देखे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप कितनी बुक याद करोगे, एक क्रोनोलॉजी के अंदर अगर 10 बुक आ रही है, 4 क्रोनोलॉजी पढ़ोगे 40 बुक, आपको एक भी याद नहीं रहेगी। इसलिए आप सिर्फ ये जो है ठीक ठाक लग रही है ना वो याद करो कि अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक है। एक जैसे मैंने अभी कल टेलीग्राम पे डाली थी कि हमारे जो रामनाथ कोविंद जी है उनकी आत्मकथा है, ठीक है ना, जिसका मैंने अभी पीछे नाम पूछा था, वो आपको जो है याद करके जानी है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। हाल ही में इसका 52वां संस्करण था। थीम याद रखनी है, प्रकृति से प्रेरित है, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए। अभियान का नारा था नाउ फॉर क्लाइमेट। मेजबान देश था अजरबैजान और मुख्य आयोजन स्थल था हैदर अलीविएव के अंदर, बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था। यूनाइटेड नेशन जो भी है एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसका आयोजन किया गया था। विश्व जो है खाद्य सुरक्षा दिवस है, ये 7 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी बोध से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन आपको देना है। तो ये जो है आपको विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो आपको ध्यान रखना है, बोध से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन, आपको ये जो है इसकी थीम है वो याद रखनी है। फिर है एक है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस है। ये कब आता है, तो विश्व जो है मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम जो दिवस है ये 17 जून को आता है, ठीक है, 17 जून को आता है। इसकी थीम क्या है भाई, इसकी थीम है चारागाह पहचानें, समान करें, पुनर्स्थापित करें। आयोजक संस्था थी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम एंड जो है सम्मेलन, UNCCD इसकी जो है संस्था थी। उसके बाद में जो है अपन एक अभियान पढ़ते हैं, नशा मुक्त भारत सप्ताह, जो कि 17 से 26 जून 2026 तक होता है। नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। नोडल मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय था। ये आपको जो है इसमें ध्यान रखना है अभी, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर आ जाता है अपने पास में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम के बीच में क्या एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और किस लिए किया गया है कि डेनमार्क का एक कोई पुराना जहाज था, न्योर्ड सेंटर फॉर मेरीटाइम अंडर वाटर कलर्स हेरिटेज है, कोपेनहेगन के मध्य भी समझौता हुआ है। ये 1619 के अंदर एक इनका जहाज है वो गुम हो गया था क्राइगल तट के आसपास में, तो उसको जो है खोजने के लिए, सर्च करने के लिए वापस में जो है समझौता किया गया है। ये आप ध्यान रखना। हिमालयी क्षेत्र में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क के अंदर स्थापित होगा। ये जो है पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने देवस्थल में भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क की दीर्घकालिक निगरानी केंद्र जो है स्थापित करने की घोषणा की है। तो हिमालयी क्षेत्र में भारत जलवायु नेटवर्क जो है ये स्थापित होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। निगरानी केंद्र देवस्थल उत्तराखंड में होगा। मौसमी मापदंड ग्रीन हाउस गैसें, ये सारी चीज़ें होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की मिशन मौसम पहल के अंतर्गत ये जो है सारी चीज़ें हो रही है। ASI और डेनमार्क वाला आप जो है ध्यान रखना भी है, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज़ ये ध्यान रखना आप कि इंडिया ऑटिज्म सेंटर स्पेशल ओलंपिक्स भारत समझौता, इंडिया ऑटिज्म सेंटर और स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने कोलकाता में समावेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक MOU किया है। 11 जून 2026 से 3 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगता वाले जो खिलाड़ियों के लिए किया गया है, यानी इंडिया ऑटिज्म सेंटर स्पेशल ओलंपिक्स भारत समझौता, इंडिया ऑटिज्म सेंटर और स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने कोलकाता में जो है समावेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है ये समझौता किया है। ये किया है जो दिव्यांग है, जो बौद्धिक और विकासात्मक जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके अच्छा खेल उनमें जो है मतलब विकसित करने के लिए ये जो है समझौता किया गया है। 3 वर्ष के लिए ये जो है MOU किया गया है, ठीक है। तो ये जो है भाई अपन 35 मिनट की क्लास रखते हैं आज के लिए। पेज नंबर 58 तक मैंने आपको कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेके आऊँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए जो है नहीं ले पा रहे हैं। इस क्लास पे पहले आपका रिस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास जो है आप देख लेना और कैसी लगी कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्लास कितनी जल्दी लेके आनी है आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। क्लास ठीक लगी है तो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, नहीं ठीक लगी है तो आप जो है हम क्लास रहने देंगे, आप जो है सेल्फ भी पढ़ लेना। थैंक यू भाई सो मच, आपने जो है पहले इतना प्यार दिया उसके लिए। एंड जल्द ही मैं आपके लिए जो है नई क्लास जो है शेड्यूल करूँगा। एक जो है आप करंट अफेयर के लिए पूछ रहे थे, वो मैंने आपको बता ही दिया है। एक आप इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए पूछ रहे थे, वो भी मैं 1 घंटे की एक दिन क्लास जो है आपको आपके एग्जाम से पहले, जो SI के एग्जाम से पहले करवा दूंगा भी, ठीक है। अपना जो है PSI का मेंटरशिप प्रोग्राम था और रिवीजन बेस था, जिसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह, डेली टारगेट वगैरह दिए थे। और एक अपना जो है RS प्री को लेकर एक डेडिकेटेड बेस चल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो भी जो है आप देख सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।